नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। आगे इसके बाद नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और प्रयोगशाला परिचारक की इस बायो के क्लासेस की सीरीज में आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन को करने वाले। लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी प्रयोगशाला परिचारक के दृष्टिकोण से था वो हम लोगों ने कर लिया है। टॉपिक वाइज सभी हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर चुके हैं। अभी जो क्लास होगी कम से कम 2 से 3 वो बायोलॉजी के मिसलेनियस पर होगी। आज का जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से हटकर क्या आने की संभावनाएं रहती हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद की जो मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे वो मिक्स टाइप के रहेंगे। जितना अभी तक आप लोगों ने टॉपिक पढ़ रखा है उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के हम लोग सभी क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। आज के क्वेश्चन में आपको बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ मिलेंगे जो कि अदर स्टेट में भी आए थे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्जाम में आए थे। बेसिकली ज़्यादातर अदर स्टेट में आए वाले हैं जिसमें सेम स्टैंडर्ड के पेपर हुए थे, ठीक है। तो प्रयास मेरा यही रहता है कि आप लोग के लिए बेस्ट पॉसिबल एमसीक्यू लेकर आया जाए ताकि आप लोग लगातार इंप्रूवमेंट की ओर जाते रहें। चलिए क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? जीव जंतु प्रायः सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अनुरूप बदल लेते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा करता है? इनमें से कौन सा ऐसा करता है? ऐसा कौन सा जीव है भाई जो अपने रंग रूप को बदलता है? अब ये बचपन से आप देखते आ रहे हो उस जीव को तो आप इजिली बता पाओगे, बिल्ली, कछुआ, गिरगिट या रेगिस्तानी चूहा। तो गिरगिट ही है। अब ये क्यों पढ़ा दिए सर? क्योंकि आपके 10th के सिलेबस में ना साइंस के साथ में इन्वायरमेंट का कुछ टॉपिक जुड़ा रहता है। जैसे कि आप 10th तक देखोगे तो कहीं कहीं पर नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र भी आ जाते हैं। तो उतना डीप तो नहीं जाएगा इन्वायरमेंट में, उतना तो नहीं घुसेगा। लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं जीव जंतुओं के बारे में जो आइए हम इनमें से क्या सीखा या इन्हें भी जानिए, ऐसे कुछ ब्रैकेट में या फिर क्या बोलना चाहिए बॉक्स के अंतर्गत कंटेंट रहते हैं, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे कंटेंट में से एक ये था जिसके बारे में बोला जाता है या पढ़ा जाता है या दिया रहता है बुक में। तो ये आपको याद रखना। गिरगिट गिरगिट ये है जो अपने रंग रूप को परिवेश के अनुरूप बदल लेता है ताकि वो अपने सर्वाइवल को कंटिन्यू रख सके। मेन सर्वाइवल के दृष्टिकोण से ही ये अपने रंग रूप को बदलता है, ठीक। कुछ मछलियां भी होती हैं लेकिन हमको ऑप्शन में गिरगिट जी है तो वही आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, हृदय की छवि बनाने के लिए पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीक को कहा जाता है? तो ये आपके ना फिजिक्स में भी आ जाता है और आपके बायो में भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी से रिलेटेड है हृदय की। तो बायो और जो इक्विपमेंट है वो आपके बेसिक प्रिंसिपल फिजिक्स को फॉलो करता है। फिजिक्स का एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, परावर्तन का, उसको फॉलो करता है। तो ये दोनों में आने वाले प्रश्न रहते हैं, किसी को डाउट ना हो इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब इस टेक्निक को क्या बोलते हैं जिसमें अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की समस्या है, हृदय उसका सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, उसका जांच करने ले जाते हैं तो एक मशीन के सामने उनके हृदय का स्कैनिंग किया जाता है। ये जो होता है क्या सोनोग्राफी होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, इकोकार्डियोग्राफी होता है या इकोकार्डियोग्राम होता है? तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होता स्पेशली क्या है इकोकार्डियोग्राफी या कार्डियोग्राम। तो आप इकोकार्डियो तो याद रख लेते हैं लेकिन ग्राम आएगा कि ग्राफी आएगा याद रखना। तो ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट होता है इसलिए इसको इकोकार्डियोग्राफी ही याद रखना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है, याद रखना। कभी कभी पर ये इको के साथ इलेक्ट्रो वर्ड दिखता है लेकिन इको को ही लेना है आपको क्योंकि परावर्तन करता साउंड के कारण ही। जैसे आपके हार्ट बीट में लब डब का साउंड जनरेट होता है ना, वो ब्लड को पंप करता है और फिर वापस लेता है, उस साउंड के द्वारा ही ये क्या होता है तरंगों का एक फॉर्मेशन होता है। चलो तीसरा क्वेश्चन, फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से, प्रशीतक खाद्य पदार्थ खाने से, घर का खाना खाने से या परिरक्षक मिला हुआ भोजन खाने से। स्पेशली भैया आप सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए जैसे कि
आपने खुले में किसी खाने को रख दिया, एक दिन तक वो बाहर रहा, पूरा 24 घंटे 26 घंटे निकलने के बाद आप देखेंगे उसमें से स्मेल आना लग जाएगा, उसमें पानी आ जाएगा, वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा। वो सब किसके कारण होता है? सूक्ष्म जीव। और उस भोजन को अगर आप खाते हो तो आपको फूड पॉइजनिंग होना कंपलसरी है। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, फ्रिज में रखोगे तो खाना तो थोड़ा बहुत सही ही रहेगा, घर का बना खाना कभी भी खराब नहीं होता। और परिरक्षक मिला हुआ भोजन ये भी क्या होता है? आपके लंबे प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि लेस के जो आपके क्या होते हैं, चिप्स होते हैं, लंबे टाइम तक रखे जाते हैं ना, कुरकुरे लंबे टाइम तक रखे जाते हैं, या अदर जो भी मटेरियल है जो पैकेजिंग में आते हैं, प्रिजर्वेटिव्स उसमें मिलाए जाते हैं, परिरक्षक मिलाए जाते हैं ताकि वो सेफ रहे। तो सेफ कौन सा नहीं है? सूक्ष्म जीव वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऑड इवन क्वेश्चन जो आएंगे उनसे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन आज कर रहे हैं। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। और इन सभी को अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हो, तो कोर्स के साथ जरूर जुड़ जाओ भाई। कोर्स हमारा प्रयोगशाला परिचारक के नाम से अवेलेबल है। आप हमें 8770123687 इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। अगर कुछ ऑफर चल रहा हो तो उस ऑफर का आप लाभ उठाकर कम कीमत पर कोर्स को पा सकते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन में बोला गया कि एक अभिकथन दिया है, स्टेटमेंट बोला है और एक रीजन दिया है आपको। ठीक है, तो अभिकथन मतलब स्टेटमेंट में बोला कि केंचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, ये तो सरासर गलत हो गया। केंचुए जो रहता है ये तो भैया आपके खेती के लिए सबसे उपयोगी है। सबसे उपयोगी क्यों है? क्योंकि ये कृषि मित्र के नाम से भी जाना जाता है। कारण मैं बताऊंगा, इसको कृषि मित्र भी बोलते हैं। कृषि मित्र, अब कृषि मित्र बोल रहे हैं, मतलब मित्र का मतलब क्या होता है? मित्र का मतलब होता है भैया जो आपके हर समय मदद करे, आपकी स्थिति अच्छी हो या बुरी हो। तो ये जो केंचुआ है ना, बारिश के दिनों में बाहर निकलता है जमीन के नीचे से और उस मिट्टी पर उपस्थित बुरे कीटाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को खाता है और क्या करता है, वहां पर एक अच्छा खाद उत्पन्न करता है। ठीक है, क्योंकि वो डिस्चार्ज भी करेगा कुछ अपना मल, और वो जो मल रहता है वर्मी कंपोस्ट के नाम से आजकल जिसको हम लोग जानते हैं, वो क्या करता है, पूरे खेत के लिए जैविक खाद का काम करता है। तो उसीलिए इसको उपयोगी नहीं है हम लोग नहीं बोल सकते, तो कथन तो गलत ही है। कारण देखते हैं, केंचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उसे नरम बना देते हैं। बिल्कुल, मिट्टी को कैसे महीन कणों में? क्योंकि मिट्टी के बीच बीच में ना छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनको वो ऐसे जाकर उसका एक खाने का प्रोसेस है, तरीका है, उसके तरीके से वो मिट्टियों को एकदम बारीक बारीक रेत के समान तोड़ देता है, तो पानी भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। ये सब उसमें होता है। तो आर तो बिल्कुल सही है, मतलब कथन रीजन सही है लेकिन स्टेटमेंट रॉन्ग था। तो ए गलत है लेकिन आर सही। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना इस बात को। ठीक, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो पाचन के अंत में कौन सी ऊर्जा आती है? आप खाते हो, चबाते हो, पेशी ऊर्जा का यूज करते हो। खाने के बाद आपका खाना आपके इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में अंतिम रूप से पचता है और पचने के बाद वो किस फॉर्म में हमारे शरीर को मिलता है? रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में? रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में। कैसे? जो भी एसिड है, जो भी हमारे अंदर अगर क्या बोलना चाहिए कि एंजाइम्स हैं, पाचक एंजाइम्स हैं, लार है, हमारा सलाइवा है, वो सब क्या करते हैं? खाना को पचाने का काम करते हैं। और पचाने के काम करने के बाद उसको किस रूप में तोड़ते हैं? रासायनिक रूप में तोड़ते हैं। क्योंकि भैया एंजाइम आएंगे तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा, उसी के तहत ही वो क्या करते हैं? खाना को तोड़ता है। तो वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में आता है और ये हमारे शरीर में जब एब्जॉर्ब किया जाता है फिर वो बाकी अलग अलग रूपों में, कहीं पर पेशी ऊर्जा के रूप में, कहीं पर उष्मीय ऊर्जा के रूप में अलग अलग तरीके से निकलता है। पेशी ऊर्जा क्या है? मैं बोल रहा हूं मेरे मसल काम कर रहे हैं, यही पेशी ऊर्जा है। अगला, पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? गेहूं को, चावल को, गन्ना को, कपास को। अब ये मैंने क्यों दिया है? मैंने बोला ना प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और ये अदर स्टेट में भी आए वाले क्वेश्चंस हैं। ये जो लाल रोग वाला है ना, हु बहू ऐसे प्रश्न ना दे, लेकिन लाल रोग किससे संबंधित है बार बार प्रश्न आता है और वो संबंधित होता है आपके गन्ने से। किससे? गन्ने से। गन्ने आप कभी खाएंगे, अभी हमारा जो छोटी दिवाली मनाते हैं या देव उठनी एकादशी जो होता है उसमें तुलसी विवाह जिसको बोलते हैं, गन्ने का वो बना करते हैं, पूजा करते हैं। तब गन्ने की पूजा करने के बाद आप जब गन्ना खाए होंगे ना, तो कभी कभी देखना गन्ने के बीच में लाल कलर का दाग दिखता है और खाने योग्य नहीं रहता। वो कौन सा रोग है? यही रोग है गन्ने में जो होता है। तो इसको याद रखना, लाल रोग जो रहता है वो आपके गन्ने से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें
तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट तो सबसे पहले किसी भी जंतु के द्वारा, चाहे वो पौधे हो या मनुष्य हो या फिर अलग अलग प्रकार के जंतु, सबसे पहले ऊर्जा के रूप में यूज किए जाते हैं। और जब ये यूज नहीं होता, इसको स्टोर करके रखते हैं, तो हमारे शरीर में तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, लेकिन पौधों में ये किस फॉर्म में होता है? क्या वसा युक्त, क्या अमीनो एसिड, क्या स्टार्च या वसा? तो ये स्टार्च के रूप में जमा होता है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है, मतलब पॉलीकार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का ये तीसरा रूप होता है स्टार्च, जिसके रूप में क्या होता है? जो पौधे के अंतर्गत स्टोर किया जाता है। तो स्टार्च के रूप में तो याद रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? ये केमिस्ट्री में भी आ जाता है, बायो में भी आ जाता है। दूध से दही बनाने के लिए, तो दूध ना जब खट्टा होता है तो लैक्टिक एसिड आता है। क्या आता है? लैक्टिक एसिड। और वो लैक्टिक एसिड क्यों आता है? लैक्टिक एसिड के आने से वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। और वो लैक्टिक एसिड बना क्यों, फॉर्मेशन क्यों हुआ? बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु ही दूध से दही बनाता है। तो जीवाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर इसको नष्ट करना है तो हम लोग पराश्रव्य ध्वनि का यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं दूध के अंदर से बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। खैर मैंने इसको फिजिक्स में पढ़ाया भी हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 9वां, पेड़ की आयु का निर्धारण होता है इसके तने की त्रिज्या से, वार्षिक वलय की संख्या से, शाखाओं की संख्या से, या इसके तने की परिधि से। बचपन में आपने देखा होगा कि पेड़ धीरे 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 कर क्या होते जाता है? मोटा होते जाता है। बचपन क्या अभी तक आप देखते ही आ रहे होगे, जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे उसको सालों साल बीतते हैं, वो उसकी चौड़ाई बदलती जाती है। और चौड़ाई बदलने के साथ आप ये तो नहीं अंदाजा लगा पाओगे कि अच्छा इसको 18 साल का ये पेड़ है, ये 22 साल का, ये 100 साल पुराना पेड़ है। कैसे अंदाजा लगाओगे? तो अंदाजा लगाने के लिए इनके अंतर्गत वार्षिक वलय बनते हैं। इसके तने पर, इस तने की काट पर आप कभी कटे हुए पेड़ को देख पाओगे, जैसे वार्षिक वलयों की संख्या ऐसे निर्मित होती जाती है, ऐसे निर्मित होती जाती है। इसी के आधार पर इसके आयु का निर्धारण किया जाता है। तो वार्षिक वलय की संरचना, ये दो अलग अलग सीजन पर अलग अलग तरीके से आते हैं। आप पे काम का नहीं है, बट आप समझ जाओ, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। जब बसंत ऋतु आता है ना, उस समय इसमें वलयों की संख्या थोड़ी मोटी होती जाती है, पेड़ जो होते हैं थोड़े फैलते जाते हैं। और जब शीत ऋतु के समय, वसंत ऋतु से जस्ट पहले, पेड़ों की जो मोटाई है थोड़ी सी घटती जाती है, और घटती जाती है तो इसी घटाव और बढ़ाव के बीच में इसके अंतर्गत वलय का निर्माण हो जाता है, जिसे ही गिनकर उसके आयु का निर्धारण करते हैं। चलो अगला प्रश्न 10वां, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं? अब वर्डिंग्स ऐसे ही थे तो ऐसे ही लिया गया है, कुछ नहीं। ये बोलना चाह रहा है कि एक लड़के के अंतर्गत जो आवाज बॉक्स रहता है, अब लड़कों बस में होता है क्या? नहीं, लड़कियों में, हर मनुष्य में होता है जो बोल पा रहा है, उसी को हम लोग स्वर यंत्र बोलते हैं। ठीक है, लेरिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। वही जो लेरिंग्स होता है, हाँ, बेसिकली लेरिंग्स के बाद ये रहता है, लेरिंग्स के बाद ये रहता है, और इसी लेरिंग्स के बाद में ये आवाज का जो बॉक्स रहता है, स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसी स्वर यंत्र से जब हम भी कुछ भी बोलते हैं तो सांस की जो हमारे शरीर में गई हुई जो सांस रहती है, हवा रहती है, वो बाहर की ओर निकलती है, तब हम बोल पाते हैं। सांस लेते हुए कभी भी आप बोल नहीं पाओगे, सांस छोड़ते वक्त ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और वो सांस जो है इसी से आता है, इस बॉक्स से टकरा कर, और जो भी हम लोग वर्ड बोल रहे हैं वो निकलता है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार होता है, इसको लॉरिंग्स ये नहीं बोलते, इसके नीचे और जो होता है टेस्टोस्टेरोन, ये तो हार्मोन होता है। ग्रसनी, ये तो नली होती है, इसी नली के नीचे रहता है एडम का सेब, एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडम्स एप्पल बोला जाता है, ध्यान में रखना। क्या बोला जाता है? एडम्स एप्पल बोला जाता है। और यही जो एडम्स एप्पल है, वो लड़कियों और लड़कों दोनों में क्या करता है? स्वर यंत्र का काम करता है। स्वर के रूप में हम लोग बोलते हैं, जो भी आवाज आता है इसी के माध्यम से निकलता है। तो इस बात को याद रखना, इसको एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11वां, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो पसीने वाली ग्रंथियां
आपके शरीर में आप दौड़ो, भागो, कूदो, फांदो, जो भी काम करो, पसीना पूरे शरीर में, आपके पूरे शरीर से निकल सकती है। केवल ये नहीं कि अंडर आर्म से निकल रही, केवल ये नहीं कि माथे से निकल रही है, केवल ये नहीं कि गले के आसपास से निकल रही है, ये आपके पूरे शरीर से निकल सकती है। कई लोग देखना उनके हथेलियों पर भी पसीना निकलता है। कई लोग देखना चप्पल पहने रहेंगे, गर्मी के दिनों में उनके चप्पल के नीचे पूरा पानी पानी आ जाता है, पसीना आ जाता है, स्वेद आ जाता है, स्वेट आ जाता है। कारण क्या है वो? क्योंकि श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं वो हमारे शरीर में पूरे शरीर पर फैला होता है, और पूरे शरीर पर हमारा क्या है? स्किन है, त्वचा है। तो ये त्वचा पर ही उपस्थित रहता है। किस पर उपस्थित रहता है? त्वचा पर उपस्थित रहता है। याद रखना, क्या? पसीने वाली ग्रंथियां, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत ग्रंथि बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? लेजर, माइक्रोनीडल, स्कैल्पल या बारीक कैंचिया? कैंची वैची चलाओगे तो खून तो निकलेगा ही, स्कैल्पल से भी निकलेगा ही। जो रक्तहीन रहता है वो बेसिकली रहता है लेजर। क्या रहता है? लेजर। लेजर के माध्यम से कभी भी ऑपरेशन किया जाता है तो ब्लड बाहर नहीं आता। ठीक है। ये माइक्रोनीडल क्या रहती है? त्वचा का जब उपचार किया जाता है ना, त्वचा के ऊपर कोई भी उपचार किया जाता है ऊपर में, तो माइक्रोनीडल से किया जाता है। ठीक, ध्यान में रखना। इसमें भी ब्लड आते हैं थोड़े बहुत मात्रा में, लेकिन लेजर में बिल्कुल भी नहीं आता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दिखाता है? डायटम, एनाबीना, स्पाइरोगाइरा या फिर लाइकेन? मैंने अपने क्लासेस में इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। 4 ऑप्शन में से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आपको भले एक क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा, अब यही पर बात आ जाता है ना कि टफ और इजी क्या है। जिन्होंने पढ़ा है उसके लिए इजी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए टफ है प्रश्न। ठीक है, अब इसका कमेंट करके जरूर बताना इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा होता है। मेरे क्लास के साथ जुड़े रहे होगे, कोर्स से जुड़े रहे होगे, तो आपको बहुत ही पहले पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक, 13वें नंबर का आप लोग आंसर बताना। पिछले क्लास का आंसर ले लेते हैं भाई। नेट कनेक्टिविटी नहीं है क्या? चलो ठीक है, अगले क्लास में ले लेंगे। कनेक्टिविटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अगला, पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक में किसका प्रयोग किया जाता है? सोनोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या प्रकाश तरंग का, ध्वनि तरंग का, अनुप्रस्थ तरंग का या अनुदैर्ध्य तरंग का? किसका किया जाता है भाई इसमें? सिंपल सी बात है, जब कभी भी ट्यूमर या पथरी ये सब के लिए सोनोग्राफी का यूज करते हैं तो हम लोग ध्वनि तरंग का यूज करते हैं। और ध्वनि तरंग के कौन से गुण का? परावर्तन के गुण का यूज करते हैं। किसका? परावर्तन के गुण का प्रयोग करते हैं। ये जाता है और वहां पर उपस्थित, अगर सामान्य रूप से है तो हमें मालूम चलेगा, स्ट्रक्चर बनकर आएगा उस स्क्रीन पे कि नॉर्मल रूप से दिखाई दे रहा है जैसे सामान्य मनुष्य का रहता है। लेकिन वहां पर पथरी उपस्थित है या कोई भी चीज उपस्थित है तो उससे आएगा, अगर टकराकर वहां पर उभार बनता हुआ दिखेगा तो पता चल जाता कि हाँ यार ट्यूमर है या तो पथरी है या स्टोन है। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन क्या ए दिया है कि पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम पेनिसिलियम के समान जाति में शामिल किए गए, नहीं, ये अलग अलग जाति के होते हैं। लाइकेन एक संयुक्त जीव होता है जो कि शैवाल और प्रोटोजोआ जीव के सहजीवी से मेल से बनता है, नहीं, ये मैं आंसर नहीं बताऊंगा, अभी अगले क्लास में बताऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछा है। फिर डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक फंगस होता है, बिल्कुल। डबल रोटी ईस्ट के बाद ही बनता है, इसलिए जितना ईस्ट उसमें होगा ईस्ट की मात्रा उतना वो स्पंजी होगा। और बियर को बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं जब जौ को क्या बोला जाता है कि सड़ाया जाता है। अगला है नॉस, स्टॉक और एनाबेना प्रोटिस्टा के उदाहरण नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं आते। तो हमें पूछा गया था सही कथन, तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। यीस्ट और फंगस बनाने के लिए ये होते हैं। ठीक, इसको याद रखना, ये तो इसके अंतर्गत नहीं आता और ये भी असमान जाति के रहते हैं, समान जाति के नहीं रहते। बी ऑप्शन को कल या नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, बता दूंगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। HCl हमारे शरीर में डेवलप होता है जो कि हमारे द्वारा खाना खाने के समय अगर सूक्ष्म जीव अंदर गए हैं तो उनको नष्ट कर देता है, तो ये तो सही है। फिर अजीर्ण के दौरान पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है और इसके कारण दर्द और जलन होता है। ठीक है, जब आपका पेट अच्छे से काम नहीं करता होता ना, एसिडिटी की संभावनाएं आपकी होती है तो अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है, इसलिए एसिडिटी होती है और इसके कारण दर्द और पेट में जलन महसूस होता है। ये भी राइट था। ठीक है, फिर इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए लोग क्षारों का उपयोग करते हैं जिन्हें प्रति अम्ल कहते हैं, बिल्कुल। एंटी एसिड पढ़ते नहीं, एंटी एसिड पढ़ते हैं, जैसे कि इनो आप पीते हो या बेकिंग सोडा का यूज करते हो, मैंने क्लास में बताया हुआ है। तो ये क्या है?
एंटी एसिड ही तो है जो कि दर्द से मुक्ति पाने के लिए यूज करते हैं, और वो सब के सब क्या होते हैं, एल्कली नेचर के होते हैं, क्षार होते हैं। अगला है प्रति अम्ल के रूप में प्रायः मैग्नीशिया का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं, राइट है। एक हल्के क्षार का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल घर में आप बेकिंग सोडा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में यूज कर लो। तो ये चारों ही ऑप्शन सही थे, चारों ही ऑप्शन किस में दिख रहे हैं, ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चारों ही स्टेटमेंट आपके सटीक थे, सही थे। अगला 17वां क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, त्वचा उपास्थि, कंकाल पेशियां और सबक्यूटेनियस परत, इन चारों को बताना। इधर वसी ऊतक, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, स्ट्रेटेड मांसपेशियां हैं, जोड़ों की सतह है। सिंपल सा, मुझे कुछ भी नहीं पता, आपको इस वाले प्रश्न में अगर कुछ भी नहीं पता, आपने मुझसे पढ़ा हुआ है, आपको उपास्थि के बारे में मालूम होगा। उपास्थि के बारे में मालूम होगा। उपास्थि क्या होता है, जैसे ये मेरी हड्डी है, दो हड्डियों के जोड़ के सामने वाले भाग पर ऐसे जो पतली परत होती है, नरम परत होती है, यही नरम परत क्या कहलाती है, उपास्थि। ये नहीं बोल रहा हूं कि जो दोनों को जोड़ने का काम करती है, दोनों को जोड़ने का काम तो आपका क्या करती है, हम लोग क्या करते थे, LLB करते थे, अब क्या करना है, BLB। तो लीगामेंट जो होता है आपका, इसको जोड़ने का काम करता है हड्डी से हड्डियों को, लेकिन उसके सामने की जो ढीली परत होती है, नरम परत होती है, उसको उपास्थि बोलते हैं, कार्टिलेज। अब ये होता है जोड़ों की सतह। तो भैया 2 का तो डी आएगा, इतना मुझे पता है, बाकी कुछ पता हो या ना पता हो। क्लियर है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें बोला है त्वचा, स्किन। स्किन क्या होता है, स्किन होता क्या है, तो स्किन हमारे पास जो टिश्यू है उसमें से एक प्रकार का टिश्यू है एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम ऊतक, उसी का बना होता है। तो ये बी का, एक का तो बी आ जाएगा। मुझे ये पूरा नाम नहीं पता था, लेकिन एपिथेलियम पता था, तो एक का क्या हो सकता है, मेरा बी हो सकता है। चलो 2 तो मुझे मालूम चल गए हैं, एक का बी, 2 का डी। ना ऑप्शन ए में दिख रहा है ये, ना ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलो ठीक है भैया, जब दोनों ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, कहाँ पर ये दिख रहे हैं देख लेते हैं। एक का बी, 2 का डी, एक का बी, 2 का डी। अच्छा, सी और डी में समान है। तीसरे का सी था, चौथे का ए है। तीसरे में क्या आएगा मुझे नहीं पता, देखते हैं। कंकाल मांसपेशियां, अगर मुझे नहीं भी पता होता ना, तो मांसपेशियों के साथ मांसपेशियों वाला वर्ड ही जुड़ेगा, वही सटीक बैठेगा, तो तीसरे का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तीसरे का सी तो बच गया क्या भैया, चौथे का। तो चौथे का क्या बच गया, बच गया वसी ऊतक। तो सबक्यूटेनियस जो परत होता है वो वसी ऊतक होता है। तो इस प्रकार से एलिमिनेट करके भी आप आंसर ला सकते हैं। एक का बी, 2 का डी था, तीसरे का सी था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और चौथे का ए। और यही राइट आंसर भी है, इसका ध्यान में रखना। तो कैसे आप एलिमिनेट करके किसी भी चीज का आंसर निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको तरीका बताया। चलिए अगला देखते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, कमेंट करके बताइएगा। इसको मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जब मैं पोषण तत्वों के बारे में पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि O2 के साथ मिलकर कौन आपको क्या देता है, ऊर्जा कौन देता है, क्या ग्लाइकोजन देता है, क्या शर्करा देता है, क्या पाइरूवेट देता है, क्या अमीनो एसिड देता है। 4 ऑप्शन है ना, तो इनमें से एनर्जी कौन देता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर। तो आपने अगर श्वसन रेस्पिरेशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा और मेरे साथ में MCQ अच्छे से किया होगा, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो 18वें का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है। तो भैया 2 प्रकार के होते हैं पौधे, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, डाइकोट, बाइनिकॉट, ठीक है। अब देखो डाइकोट में क्या होता है कि जैसे ये बीज है, ये बीज को बराबर 2 भागों में तोड़ सकते हैं। जैसे कोई भी प्रकार का आप दाल उठा लो, चने का दाल, मूंग का दाल, राहर का दाल, 2 भाग में टूट जाएगा वो। साथ में आप देखेंगे जब आम कच्चे अवस्था में होता है, तो आम का जो अंदर का वो होता है, बीज होता है, आम का बीज भी 2 भाग में टूट जाता है, तो आम भी, दाल कर सकते हो, दाल और आम, ठीक है। गेहूं को कर सकते हैं क्या, गेहूं को शायद से 2 भागों में तोड़ सकते। चावल को तो नहीं तोड़ सकते, इसको शायद तोड़ सकते गेहूं को, ठीक है। याद देख लेंगे और बाद में, या आप लोगों को पता हो तो कमेंट में जरूर बता देना, ठीक। और किसको तोड़ सकते हैं हम लोग इसी प्रकार से 2 भागों में। कुछ ऐसे पुष्प आते हैं जिनके बीज को हम लोग 2 भागों में तोड़ सकते हैं, तो वो द्विबीजपत्री के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब ऐसे कोई भी पौधे जिनके बीज को या फल के बीज को 2 भागों में तोड़ने पर 2 बराबर भागों में टूट जाए, जैसे सेब का भी टूट जाता है, तो 2 बराबर भागों में अगर टूट रहा है तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, द्विबीजपत्री। अगर वो नहीं टूटता है, जैसे कि चावल को आप 2 बराबर भागों में, उसके चावल के दाने को 2 बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते, तो एक किस में आ जाएगा, आपके एक बीजपत्री में आएगा, ठीक। अब इसी में कौन सा गुण नहीं होता, तो इसमें क्या जालीदार सिरा रचना होती है, हाँ बिल्कुल होती है जालीदार सिरा रचना। क्या इसमें रेशेदार जड़ होती, नहीं होती। रेशेदार जड़ आपको चावल के पौधे पर देखने के लिए मिलेगा, दाल के पौधे पर नहीं मिलेगा। चावल के पौधे पर आप देखोगे ना, जब उसको ऐसे उखाड़ते हैं तो उसका जो
जड़ होता है, ऐसे रेशेदार होता है, जालीदार होता है, ऐसे ऐसे होता है वो। समझ में आया? तो ये रेशेदार जो होता है आपके चावल, मतलब कि एक बीजपत्री में होता है स्पेशली, तो द्विबीजपत्री में ये नहीं होता, तो यही उसका गुण नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मुख्य जड़ होता है, हाँ बिल्कुल एक सटीक मोटा जड़ होता है, इसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, जो कि कॉमन चीज है इसके लिए। अगला, स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? स्वेदन, स्वेदन मतलब पसीना। पसीना आपके शरीर से निकलता है तो आप कैसा महसूस करते हो? गर्मी? नहीं, आपका शरीर गर्म होता है तब पसीना निकलता है, और पसीने के निकलने के बाद, स्वेट के निकलने के बाद आपको ठंडकता मिलती है, मतलब ये आपके शरीर के ताप को नियंत्रित कर रहा है। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए स्वेदन कार्य करता है, मतलब पसीना बाहर निकलता है। इसे बोलते हैं जितना ज्यादा पसीना अगर शरीर से निकल रहा है आपका शरीर ठंडा रहेगा। ठीक है। अगला, सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? अब बताइएगा, क्या छोटी आंत बढ़ती है, क्या बड़ी आंत बढ़ती है, क्या बाल बढ़ता है, क्या नाखून बढ़ता है? ये दोनों तो नहीं बढ़ते भाई। बढ़ता क्या है? बाल और नाखून बढ़ता है। अब आप लोग कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर कि कौन आधा इंच तक बढ़ जाता है आपके शरीर में। अब ये थोड़ी ना मेरे बताने लायक वाला क्वेश्चन हुआ, तो सर पढ़ा क्यों रहे हो, क्वेश्चन ला कर क्यों रखे हो? प्रीवियस सर क्वेश्चन का है बता रहा हूँ ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर बोलोगे, अगर नजर भी नहीं पड़ा रहा तो क्या बोलोगे, सर एक बार नजर भी पड़ा रहता तो इस वाले क्वेश्चन का हम लोग आंसर ले लेते, आंसर टिक कर दे। क्योंकि हमेशा आजकल के एक सिनेरियो बन गया है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर उस स्टैंडर्ड के लेवल किसी अदर स्टेट में हुए तो वहां से क्वेश्चन जरूर लिए जाते हैं, तो इसलिए मैं ये कराते हुए चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है? तो भैया मोनोसैकेराइड क्या? कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है जीएफ, एक जीएफ होनी चाहिए, ग्लूकोज है ना, और फ्रक्टोज, स्पेशली इनको याद रखना मैं, और गैलेक्टोज, ये 3 आप याद रख सकते हो। ठीक है। फिर मसल 2 करके याद बनाया है, तो मसल 2 मतलब माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, डाइसैकेराइड। और एक बताया था मैंने ग्लास से सेकाई, तो ग्लाइकोजन, सेकाई से इससे आता है आपका सेलुलोज। ठीक है, ग्लास सा आया, सा से आप स्टार्च लेना, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेकाई, सेलुलोज और काइटिन, ये याद रखना। तो ये होते हैं। तो इसमें पूछ रहा था कौन सा नहीं है, तो कौन कौन सा होगा? मोनोसैकेराइड मैंने बताया, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। तो गैलेक्टोज तो है, ग्लूकोज तो है, फ्रक्टोज तो है, फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज होगा ये। ठीक है। माल्टोज नहीं है, माल्टोज कैसा होता है? डाइसैकेराइड होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है। ठीक। और लगातार टेस्ट सीरीज दिलाते रहना। टेस्ट सीरीज नहीं दिलाओगे तो आप कितने भी पढ़ लो, कितना भी आप मेहनत कर लो, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप किस स्तर तक पढ़ाई करके रखें, कौन सा सेक्शन आपका वीकर है। तो भैया जानकारी रखनी है कि हम मेहनत किए हैं तो कौन सा हमारा पोर्शन सबसे स्ट्रांग है, कौन सी हमारी कमजोरी है। तो टेस्ट सीरीज जरूर दिलाते रहे। 99 रुपये पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसको परचेस कर सकते हैं, बहुत ही कम कीमत है आज की डेट में। इतना ही तो आप लोग किसी एक दिन अगर बाहर खाना खाने जाते होगे तो मोमोज खाने में, गुपचुप खाने में, दोस्त यार के साथ घूमने में निकाल देते हो। तो 99 रुपीज़ का टेस्ट सीरीज कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। अगर आपने एक बार दिलाया है तो दोबारा और दिलाइएगा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है? तो भैया विषाणु क्या है? वायरस क्या है? वायरस ना जीवित और मृत के बीच का कड़ी है। इस सेंटेंस को याद रखना, जीवित और मृत के बीच का कड़ी है। जीवित और मृत के बीच का कड़ी का मतलब नहीं ये पूरी तरीके से मरा हुआ रहता है, ना पूरी तरीके से जीवित रहता है। अगर ये किसी भी मनुष्य, जानवर, व्यक्ति के अंतर्गत जाता है ना तो वहां जाकर ये एक्टिव हो जाता है, जिंदा हो जाता है। तो ये होता है वायरस। अब इससे कौन सी विशेषता है पूछ रहे हैं हम लोग, देख लेते हैं। विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। हाँ, मेजबान पर ही होते हैं। ये बाहर, जब शरीर के बाहर रहेगा ना, चाहे पशु के बाहर हो चाहे एक मनुष्य के बाहर हो, ये कभी भी अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करेगा, अपने आप को बढ़ाएगा नहीं, एक का एक ही रहेगा। लेकिन जैसे ही किसी भी जानवर या मनुष्य के अंतर्गत चला जाए, मल्टीपल कर लेता है अपने आप को। तो ये तो सही था, यही ऑप्शन हो जाएगा फिर आपका राइट आंसर। फिर भी बाकी पढ़ लेते। विषाणु में वसा और कैसर कारी तत्व मौजूद होते नहीं भैया, ये कैसर कारी नहीं होता, फैट तो होता है, प्रोटीन युक्त लिपिड कुछ और पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। विषाणुओं को विकास, तो गलत हो गया, विषाणुओं को विकास के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, होती है। बाहर रहेगा तो मृत जीवित एक आधे बीच के कड़ी के हिस्सा में रहता ही है। जैसे वो विक्रम बेताल वाला आप लोगों ने सीरीज देखा होगा, उसमें बेताल क्या है, ना वो पूरी तरीके से मरा हुआ है ना वो पूरी तरीके से जीवित है, वैसे ये विषाणु है, ये आपके लिए बेताल है और आप विक्रम हो। समझ में आया? तो ये है स्टेज इसका, तो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है।
फिर विषाणु केवल मृत पशुओं पर ही तेजी से प्रजनन करता है? नहीं, जीवित कर करता है। मृत पर तो करेगा ही करेगा, अगर एंटर कर गया तो उसको पूरे तरीके से खराब कर देगा, लेकिन जीवित पर भी करता है ये। तो आपका पहला आंसर ही करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। 24वां क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ते रहता है। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हो, दबा के लाइक किया करो, ठीक है। लाइक करने में कंजूसी नहीं, उसका पैसा वैसा ना मुझको मिलना है ना आपको मिलना है, बस एक ऐसे लाइक थंब बना है उसको ऐसे दबा दिया करो, क्या दिक्कत है। मोटिवेशन बढ़ता है उससे, पढ़ाने वाले का, टीचर का, ठीक। बाकी कमेंट करना जो भी क्वेश्चन के आंसर मैंने मांगे हैं, और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लगातार, वैसे आप लोग करते ही रहते हैं तारीफ, लेकिन वो बोलते हैं ना कि मनुष्य तारीफ का भूखा है, ठीक है। तो उस तरीके से आप करते रहेंगे लगातार तो मैं और मोटिवेटेड महसूस करूंगा। और जैसे मैंने इधर उधर स्टेट के क्वेश्चन लाए, हो सकता है और मैं इसके पीछे मेहनत करते चलूं क्वेश्चन के पीछे, ठीक है। चलिए 24वां क्वेश्चन में देखते हैं। खालिस्तान में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो भैया बच्चे के पैदा होने से पहले तो जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है मिलेंगे, जाइगोट का निर्माण होगा, एम्ब्रियो आएगा, भ्रूण बनेगा कहाँ पर बनेगा? यूटेरस पर, गर्भाशय पर बनता है। अब यही जो गर्भाशय है ना, वो लयबद्ध तरीके से उसका संकुचन होता है, फैलाव होता है, और उसी दौरान क्या होता है, बच्चा फिर पैदा होता है। तो गर्भाशय ग्रीवा नहीं, डिम वाहिनियां जो आपकी फैलिपियन ट्यूब होती है, फैलिपियन ट्यूब का यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पर काम है गर्भाशय का, यूटेरस का। इसके माध्यम से ही बच्चा पैदा होता है, यहीं पर वो बच्चा रहता है और धीरे धीरे बढ़ता है। योनि का भी कोई काम नहीं है, ये केवल एक जरिया है, एक रास्ता है स्पर्म के अंदर जाने का। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधे को क्या कहा जाता है? मतलब सूखा या शारीरिक रूप से सूखा मतलब जैसे रेगिस्तान, ये नहीं कि मिट्टी वाला एरिया है वहां पर पानी ही नहीं मिल रहा है, मुर्म वाला एरिया है पानी नहीं मिल रहा है, लेटेराइट मिट्टी वाला एरिया है पानी नहीं मिल रहा है, वो अलग है। वहां पर थोड़े बहुत मात्रा में आपको नमी आ जाएगी, मिल जाएगी। पूरी तरीके से सूखे या शारीरिक रूप से सूखे बोल रहा है, तो भैया शारीरिक रूप से सूखा वाला इलाका कहाँ है? रेगिस्तान में ही है। तो इसमें जीने के लिए अनुकूलित पौधे को, जैसे कि कैक्टस, जो कांटेदार पौधे होते हैं वही जीवित रह पाते हैं उस एरिया में। तो क्या उसके अंदर का पानी नहीं रहता? बिल्कुल रहता है। उस कैक्टस अगर बड़े बड़े मेरे हाइट का और मुझसे भी 2 गुना 3 गुना चौड़ा हो जाता है ना, उसके अंदर भी पानी स्टोर रहता है। कैसे जीवित रहता है? वो जीने का उसके अंदर का जरिया रहता है, वो रेत के अंदर से भी पानी के सोर्स को ढूंढ लेता है ठीक है। तो उसी पौधे को क्या कहा जाता है? उनका क्या टाइप है? क्या हाइड्रोफाइट? हाइड्रोफाइट मतलब पानी में आएगा, तो हो नहीं सकता। हेलोफाइट हो नहीं सकता, होगा आपका राइट आंसर जीरोफाइट। क्या? जीरोफाइट। जीरो पानी रहता है ऐसे करके याद रखना, सूखा जीरो पानी से जीरोफाइट। तो जीरोफाइट जो है वो सूखे इलाकों पर विकसित होने वाले पौधे को कहा जाता है, जैसे कि कैक्टस आप इसके अंतर्गत रख सकते हो। ये हुआ आपका पूरा 25 क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पूरा 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके जैसे कुछ विद्यार्थी जो मेहनत कर रहे हों उन तक ये पहुंच पाए। और मेरा जो पहले बार स्टूडेंट देख रहे हैं उन लोगों से आग्रह है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।